वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट किया हुआ था और आज का जो लेक्चर नंबर 3rd है चैप्टर नंबर 5th का थर्मोडायनेमिक्स का। और आज के लेक्चर में कवर करेंगे इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, वर्क का मीनिंग क्या होता है, हीट का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से कि इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। अब इंटरनल एनर्जी जैसे इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी, इंटरनल मतलब अंदर, मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर, मान लो कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लो मेरी बॉडी एक सिस्टम है। अब मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर है उसी को आप क्या बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर है उसी एनर्जी को बोलते हैं अपन इंटरनल एनर्जी। तो ये रहेगा आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी कि इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, इसका आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सिंबल इसका अगर आप देखें, इसका सिंबल होता है यू होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, यू से। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी भी एनर्जी स्टोर है उसी एनर्जी को बोलते हैं अपन इंटरनल एनर्जी। कि द एनर्जी स्टोर विद इन ए बॉडी, ये इसकी डेफिनेशन है कि द एनर्जी स्टोर, द एनर्जी स्टोर विद इन ए सिस्टम, द एनर्जी स्टोर विद इन ए सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी भी एनर्जी स्टोर है उसी एनर्जी को आप क्या बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी। या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी सिस्टम के पास कितनी पॉसिबल एनर्जीज है, किसी सिस्टम के पास कितनी पॉसिबल एनर्जीज हैं, अगर आप उन सभी पॉसिबल एनर्जीज को आपस में ऐड कर दें तो वो जो सम आएगा वो सम भी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। मतलब किसी भी सिस्टम के पास कितनी पॉसिबल एनर्जीज हैं, अगर आप उनको आपस में ऐड कर दें तो वो जो सम आएगा वो सम भी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। तो ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जीज ऑफ ए सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम के पास कितनी भी पॉसिबल एनर्जीज हैं, अगर आप उनको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर दें, अगर आप उनको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर दें, तो वो जो सम आएगा वो सम भी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो एक मॉलिक्यूल है, अपने पास मान लो एक मॉलिक्यूल है, अगर आप देखें अपने पास मान लो एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी है उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर एनर्जी। एनई मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करेंगे तो कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वहां पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी पास में होगी। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, उससे जो एनर्जी बनेगी उसको बोलते हैं अपन वाइब्रेशनल एनर्जी। रोटेट करेंगे, रोटेशन से जो एनर्जी बनेगी उसको बोलते हैं अपन रोटेशनल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद की भी एनर्जी होती है, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, दैट इज ईई। ये न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो अगर मतलब किसी भी सिस्टम के पास, किसी भी सिस्टम के पास जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज हैं, अगर आप उनको आपस में ऐड कर दें तो वो भी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। तो इनका जो सम आएगा वो भी सम, ये वाला जो सम आएगा, इन सभी एनर्जीज का जो सम आएगा ये किसके इक्वल आएगा, इंटरनल एनर्जी के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये तो था इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। और सेकंड ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो ये, मान लो एक सिस्टम है, ये अपने मान लिया सिस्टम है। सेकंड सिस्टम मान लो ये वाला है, इसका साइज क्या है, लार्ज, इसका साइज क्या है, लार्ज, और इसका साइज क्या है, स्मॉल। अब एनर्जी स्टोर इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, इसमें ये बताना है। अपने पास मान लो दो सिस्टम है, एक ये वाला इसका साइज क्या है, स्मॉल है, एक ये वाला इसका साइज क्या है, लार्ज है। अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर क्या होगी, ज्यादा, यहाँ पे एनर्जी स्टोर क्या होगी, कम होगी। मतलब ये साइज पे डिपेंड करेगी, और जो प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए जो इंटरनल एनर्जी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये साइज पे डिपेंड करती है। अगर आप साइज चेंज करेंगे
तो इसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दो सिस्टम अपने ड्रॉ कर रखे हैं, ये छोटा सिस्टम है, इस सिस्टम का साइज क्या है, लार्ज है, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर क्या होगी, ज्यादा, यहाँ पे एनर्जी स्टोर क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड करेगी। अब अगर आप देखें कि इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी, कैसे इफेक्ट होती है, या तो सिस्टम हीट को क्या करेगा, गेन करेगा, या सिस्टम हीट को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। दो पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो आप इसमें, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो अपने पास एक सिस्टम है, अपने पास मान लो एक सिस्टम है, ये अपने मान लिया सिस्टम है, ये अपने मान लिया सिस्टम है। अगर सिस्टम हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर मान लो हीट इसके अंदर आ रही है तो इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। हीट अंदर आ रही है, हीट का सिंबल होता है क्यू, अभी आगे बढ़ेंगे, हीट का सिंबल होता है क्यू। अंदर आ रही है मतलब सिस्टम हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब, इसलिए अपन साइन यूज करते हैं प्लस का, मतलब यहाँ पे सिस्टम हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। या सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर ये वाला जो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम हीट को क्या कर दे, रिलीज कर दे। अगर ये सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो हीट अब कहां जा रही है, बाहर जा रही है। और जब हीट बाहर जाती है, हीट का सिंबल क्यों, बाहर जाएगा तो साइन अपन क्या यूज करेंगे, माइनस का। तब भी इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। कि अगर सिस्टम या तो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब भी उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। या सेकंड, अगर सिस्टम हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, अगर यहां से हीट बाहर जाएगी तब भी इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। मतलब ये जो इंटरनल एनर्जी है ये किससे इफेक्ट होती है, हीट से। कि सिस्टम हीट को या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर क्या करेगा, सिस्टम हीट को रिलीज करेगा, तब भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। बेसिकली आप ये पढ़ते हैं, एनर्जी का अगर आप देखें यूनिट का होता है जूल है, अर्ग है, यही होता है। तो इसका जो यूनिट है, तो इसका जो यूनिट बनता है, इंटरनल एनर्जी का जो यूनिट पढ़ते हैं अपन, वो जूल होता है, अर्ग होता है, इस तरह से पढ़ते हैं। तो इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट होता है वो जूल बनेगा। तो ये जूल है या अर्ग हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो 1 जूल होता है, 1 जूल इज इक्वल टू क्या आएगा, 10⁻⁷ अर्ग हो जाएगा। तो ये आएगा इसमें। तो ये कन्वर्जन है कि आप जूल को अर्ग में चेंज कर सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके, या अर्ग को वापस किस में चेंज कर सकते हैं, जूल में। जूल को किलो जूल में भी चेंज कर सकते हैं, वो कन्वर्जन है। तो इंटरनल एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल होता है और क्या होता है, अर्ग होता है। और 1 जूल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10⁻⁷ अर्ग आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, कोई किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, उसी एनर्जी को अपन क्या बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो ये था इंटरनल एनर्जी के बारे में कि इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। अब इसके बाद जो आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है वर्क एंड हीट। कि वर्क का मीनिंग क्या होता है और हीट का मीनिंग क्या होता है। कि थर्मोडायनेमिक्स में आप वर्क को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हीट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें वर्क एंड हीट, कि वर्क का मीनिंग क्या होता है और हीट का मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से, कि वर्क का मीनिंग क्या होता है और हीट का मीनिंग क्या होता है। तो एक बेसिक आइडिया इनके बारे में लेते हैं कि वर्क को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं और आप हीट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। तो नेक्स्ट आता है इसमें वर्क एंड हीट, कि वर्क का मीनिंग क्या होता है और हीट का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट आता है इसमें वर्क एंड हीट, कि वर्क का मीनिंग क्या होता है और हीट का मीनिंग क्या होता है। अगर आप देखें सिंबल, वर्क का सिंबल W और हीट का सिंबल क्या होता है, K होता है। वर्क भी क्या होता है, एक एनर्जी की फॉर्म है, हीट भी क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म है। मतलब दोनों ही एनर्जी की फॉर्म होती है, कि बोथ वर्क एंड हीट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वर्क भी एनर्जी की फॉर्म होती है, वर्क भी एनर्जी की फॉर्म है, और हीट भी एनर्जी की फॉर्म होती है। बट जो वर्क होता है, वर्क होता है ऑर्डर फॉर्म, वर्क होता है ऑर्डर फॉर्म। ये तो एनर्जी का होता है ऑर्डर फॉर्म, वर्क होता है ऑर्डर फॉर्म। और जो हीट होती है वो होती है डिसऑर्डर फॉर्म। हीट क्या होती है, डिसऑर्डर फॉर्म। हीट क्या होती है, डिसऑर्डर फॉर्म। वर्क होता है ऑर्डर फॉर्म, हीट क्या होती है, डिसऑर्डर फॉर्म होती है। तो दोनों एनर्जी की फॉर्म है, वर्क भी एनर्जी की फॉर्म है, हीट भी एनर्जी की फॉर्म है। बट जो वर्क होता है वो होता है ऑर्डर फॉर्म, और जो हीट है वो होती है डिसऑर्डर फॉर्म। अब ऑर्डर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है और डिसऑर्डर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। ऑर्डर फॉर्म का मतलब होता है, जैसे मान लो ये मान लो मार्कर है मेरे हाथ में। अब मार्कर के सारे पार्टिकल्स भी कहां पे है, यहीं पे है। अगर आप इस मार्कर को यहां से उठा के
कहीं और रख दें तो सारे पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, वहीं चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे सारे पार्टिकल पहले तो यहाँ पे थे, फिर अपन यहाँ से इसको उठा दिया, कहीं और अपन इसको रख दिया, तो सारे पार्टिकल भी साथ में कहाँ पे जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर फॉर्म। ये तो हो जाएगी ऑर्डर फॉर्म। हीट ये होती है डिसऑर्डर फॉर्म। डिसऑर्डर मतलब जैसे मान लो अपने पास मान लो एक रूम है, मान लो रूम है, और मान लो अपने रूम में एयर भी प्रेजेंट है, और मान लो अपने इस रूम के इस कॉर्नर पे, जो कॉर्नर यहाँ पे है, अपन यहाँ पे एक हीटर चला दिया। इस रूम के इस कॉर्नर पे यहाँ पे क्या चला दिया अपने, हीटर। अब जो एयर के मॉलिक्यूल इस कॉर्नर पे, उनको हीट क्या मिलेगी, ज्यादा, एज कंपेयर टू वो मॉलिक्यूल जो उस कॉर्नर पे है, क्योंकि अपन ने हीटर रखा हुआ है यहाँ पे। तो जो एयर के मॉलिक्यूल इस हीटर के पास यहाँ पे हैं, तो इन एयर के मॉलिक्यूल्स को हीट क्या मिलेगी, ज्यादा। हीट वहां पे भी जाएगी, बट वहां पे हीट क्या आ जाएगी, कम। यहाँ पे हीट क्या आ जाएगी, ज्यादा। तो यहाँ पे इक्वल हीट नहीं मिलेगी सभी को, क्योंकि अपन ने हीटर को अपन ने इस रूम के इस कॉर्नर पे रख दिया। मतलब जो एयर के मॉलिक्यूल इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उनको हीट क्या मिलेगी, ज्यादा। और जो एयर के मॉलिक्यूल उस कॉर्नर पे है, उसको हीट क्या मिलेगी, कम। मतलब यहाँ पे इक्वल हीट नहीं मिलेगी। और जब इक्वल हीट नहीं मिलती तो वो वाली फॉर्म कौन सी होती है, डिसऑर्डर। तो यहाँ पे सभी को सेम हीट नहीं मिलेगी, ये फॉर्म कौन सी है, डिसऑर्डर। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर सेम हीट नहीं मिल रही, मतलब वहां पे टेम्परेचर में भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और जब टेम्परेचर में डिफरेंस की बात होती है, तो वहां पे किसकी बात होती है, हीट की बात होती है। तो ये था वर्क का मीनिंग क्या होता है और हीट का मीनिंग क्या होता है। मतलब वर्क और हीट दोनों ही क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। वर्क होता है ऑर्डर फॉर्म, हीट होती है डिसऑर्डर फॉर्म। तो अब स्टार्ट करते हैं वर्क से, कि वर्क का मीनिंग क्या होता है। कि थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में आप वर्क को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कि थर्मोडायनेमिक्स में आप वर्क को डिफाइन आप कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से, कि वर्क का मीनिंग क्या होता है। कि वर्क का सिंबल इसका W, इसका सिंबल क्या आएगा, W। तो ये हेडिंग है कि वर्क का मीनिंग क्या होता है, कि थर्मोडायनेमिक्स में आप वर्क को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास मान लो वेसल है, अपने पास मान लो वेसल है, ये मान लो एक सिलेंडर है, मान लो अपने पास, ये अपने मान लिया अपने पास एक सिलेंडर है, ये अपने मान लिया सिलेंडर है। इसमें मान लो कोई भी गैस, और ये गैस का पिस्टन है, मान ये गैस, ये इस सिलेंडर का अपने मान लिया पिस्टन है। इसमें मान लो कोई भी गैस है, और सिलेंडर का जो एरिया है वो अपने मान लिया A सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस सिलेंडर का जो एरिया है वो अपने मान लिया A सेंटीमीटर स्क्वायर है। नीचे से गैस क्या लगाएगी, प्रेशर। ऊपर से एटमॉस्फेयर भी क्या लगाएगा, प्रेशर। उसको बोलते हैं P एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। और एक्सटर्नल प्रेशर आप कितना मान के चलते हैं, 1 atm, ये तो कांस्टेंट है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जो एटमॉस्फेयर ऊपर से प्रेशर लगाएगा वो 1 atm में फिक्स है। नीचे से गैस भी क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। तो इसके सिलेंडर के अंदर अपने पास मान लो कोई भी गैस है, और गैस भी नीचे से क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। गैस भी नीचे से क्या लगाएगी, प्रेशर। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने पी गैस। पी गैस मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे उसको बोल दिया अपन ने पी गैस। अब यहां से चेक करना इसमें, अब इसमें चेक करना यहां से, जैसे अपन ऊपर से अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, पहले पिस्टन यहां पे था, जैसे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पिस्टन यहां से फिर धीरे धीरे कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अगर पिस्टन नीचे जाएगा तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। मान लो पिस्टन पहले यहां पे था, जैसे आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन धीरे 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 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। या अगर आप प्रेशर छोड़ दें तो पिस्टन फिर धीरे धीरे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। मतलब प्रेशर के इफेक्ट के साथ, प्रेशर के साथ गैस या तो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, या फिर क्या होगी, कंप्रेस होगी। इसी को आप क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। कि प्रेशर के इफेक्ट के साथ, मतलब विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर आइदर गैस इज एक्सपेंड और कंप्रेस। मतलब प्रेशर के साथ गैस या तो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, या फिर क्या होगी, कंप्रेस होगी। इसी को आप क्या बोल देते हैं, वर्क बोल देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये तो हो गया वर्क के बारे में, कि वर्क का मीनिंग क्या होता है। मतलब गैस या तो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, या फिर क्या होगी, कंप्रेस होगी। वो डिपेंड करेगा प्रेशर आपने कितना अप्लाई किया। अगर आप प्रेशर आप ज्यादा अप्लाई करते हैं तो पिस्टन धीरे धीरे कहां जाएगा, नीचे। तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस। मान लो प्रेशर आपने कम कर दिया, पिस्टन कहां आएगा, ऊपर।
अगर पिस्टन ऊपर आएगा तो फिर गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो गैस का एक्सपेंड होना या कंप्रेस होना विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, वर्क बोल देते हैं। ये मान लो अपने पास एक वेसल है, वेसल का जो एरिया है वो अपने मान लिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये अपने मान लिया पिस्टन है, और ये गैस का इनिशियल वॉल्यूम है, ये अपने मान लिया गैस का इनिशियल वॉल्यूम है, दैट इज V1। ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, नीचे से प्रेशर कौन लगाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। मान लिया अपने गैस एक्सपेंड कर गई, अपने मान लिया गैस क्या कर गई, एक्सपेंड। अगर गैस एक्सपेंड करेगी, अब गैस एक्सपेंड कब करेगी, जब ये वाला प्रेशर इससे क्या होगा, ज्यादा। जब ये वाला प्रेशर इससे ज्यादा होगा तभी तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड। अपने मान लिया कि गैस क्या करगी, एक्सपेंड। व्हेन गैस इज एक्सपेंड, अपने मान लिया गैस क्या करगी, एक्सपेंड करगी। और गैस एक्सपेंड कब करेगी, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर। ये कंडीशन है, मतलब जो नीचे से गैस प्रेशर लगाएगी वो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा एज कंपेयर टू दिस प्रेशर। अपने मान लिया गैस एक्सपेंड करगी, और गैस एक्सपेंड कब करेगी, जब ये वाला प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन फिर कहां जाएगा, ऊपर। मान लो पिस्टन पहले यहां पे था, पिस्टन मान लो पहले यहां पे था, अब मान लो पिस्टन यहां पे पहुंच गया, ये अपने मान लिया पिस्टन है, पिस्टन यहां पे पहुंच गया। अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर। पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो ये गैस का फिर क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, तो ये फिर क्या हो जाएगा, V2। अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, इतना। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और पिस्टन की पोजीशन में भी चेंज आ रहा है, और पिस्टन की जो पोजीशन में चेंज है वो अपने मान लिया DL है। पिस्टन की पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो अपने मान लिया DL है, मतलब स्मॉल चेंज आप मान के चल रहे हैं कि पिस्टन की पोजीशन में स्मॉल चेंज आया है। अब पिस्टन को यहां से यहां तक ले जाने के लिए, पहले पिस्टन यहां पे था, अब पिस्टन कहां पे आ गया, यहां पे। अब पिस्टन को यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है कि पिस्टन को यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना है, वर्क निकालना है। अगर आप देखें वर्क का फॉर्मूला, फिजिक्स में पढ़ते हैं वर्क, कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपने मान लिया F है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पिस्टन के पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है, तो पिस्टन के पोजीशन में कितना चेंज आपने माना है, DL। DL मतलब स्मॉल चेंज आप मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे DL। अगर मान लो पिस्टन के पोजीशन में, अगर पिस्टन की पोजीशन में स्मॉल चेंज आया है तो वर्क भी फिर क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे DW, दैट इज स्मॉल वर्क डन, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि पिस्टन के पोजीशन में चेंज कम आया है। अगर पिस्टन की पोजीशन में चेंज कम आया है तो वर्क भी फिर क्या करना पड़ेगा, कम। उसके लिए आप यूज करते हैं DW, दैट इज स्मॉल वर्क डन। अब यहां से चेक करना, तो ये बनेगा फॉर्मूला। अगर आप देखें प्रेशर, कि प्रेशर किसके इक्वल आता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, फोर्स की, तो यहां से F निकाल लो, तो यहां से F किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया। तो यहां से अगर आप देखें प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो यहां से अगर आप फोर्स निकालते हैं तो ये फिर किसके इक्वल आएगा, P इनटू में A, प्रेशर इनटू में एरिया। अब F की जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट कर दो यहाँ पे, F की जो ये वाली वैल्यू आ गई P इनटू में A, इसको पुट कर दो यहाँ पे। तो यहां से जो DW है वो किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर्स आ रहा है P इंटू में A, और इंटू में यहां से साथ में क्या आ जाएगा DL एज इट इज। एरिया इंटू में ये मान लो लेंथ है, एरिया इंटू में लेंथ क्या हो जाएगा, अगर आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसको फिर आप क्या लिख सकते हैं, मतलब एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। साथ में D है तो D लिखेंगे, कैसे, इस तरह से P साथ में क्या आ जाएगा DV, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है D, तो साथ में क्या लिख दिया, D लिख दिया, और ये किसके इक्वल आएगा DW। ये स्मॉल वर्क डन है, ये वाला बनेगा स्मॉल वर्क डन। इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे लिखूं, क्योंकि आगे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां से जो DW है, तो DW किसके इक्वल आ जाएगा, P एरिया इंटू लेंथ क्या बनेगा, वॉल्यूम, साथ में क्या लिखा हुआ है D, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। ये स्मॉल वर्क डन है। अब स्मॉल वर्क डन को अगर आप टोटल वर्क डन में चेंज करते हैं तो उसका फिर आप क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी यूज होगा कि अगर आप स्मॉल वर्क डन को अगर आप टोटल वर्क डन में चेंज करते हैं, उसका हमेशा आप करते होते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे चेक करना ये वाला प्रेशर कौन सा है, ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर है। ये वाला प्रेशर कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि जो गैस है वो किसके अगेंस्ट प्रेशर लगा रही है, इसके अगेंस्ट प्रेशर लगा रही है। मतलब ये वाली जो गैस है वो किसके अगेंस्ट प्रेशर लगा रही है, ये वाली गैस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर लगा रही है। तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा, ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं साथ में EXT। तो यहाँ लिख दिया अपन ने EXT और साथ में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करना है। वॉल्यूम आ रहा है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1, तो लिमिट क्या बनेगी V1, और फाइनल वॉल्यूम कितना बन रहा है गैस का V2, तो लिमिट फिर क्या बनेगी V1 से V2, ये बन गई लिमिट। इसके बाद dW, इसका इंटीग्रेशन अगर आप देखें, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, W होता है। dW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W होता है। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है। और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका इंटीग्रेशन नहीं करते आप, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो ये वाला जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये वाला जो एक्सटर्नल प्रेशर है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको ले आओ बाहर इंटीग्रेशन से। तो यहां से इसको ले आओ बाहर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा PEXT, इसको ले आए बाहर, अंदर फिर क्या बचेगा DV, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट क्या आ रही है V2 आ रही है, अपर लिमिट क्या आ रही है V2। इतना हुआ क्लियर। तो ये वैल्यूज निकाली थी, ये मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहां से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, यहां पे क्या बचेगा DV, और DV का इंटीग्रेशन क्या होता है V होता है। DV का इंटीग्रेशन क्या होता है V, लोअर लिमिट क्या आ रही है V1, अपर लिमिट क्या आ रही है V2। तो यहां से अगर आप इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अगर आप यूज करें तो यहां पे क्या आ जाएगा P एक्सटर्नल, वॉल्यूम की अपर लिमिट क्या आ रही है, ओपन अप कैसे करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, पहले यूज करो इसकी, पहले आप इसकी यूज करेंगे अपर लिमिट, वॉल्यूम की अपर लिमिट क्या आ रही है V2, तो यहाँ पे लिख दो V2, माइनस में वॉल्यूम की लोअर लिमिट क्या आ रही है V1, ये आ जाएगा। उसके बाद W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस में इनिशियल वॉल्यूम, इसको अपन क्या बोलते हैं डेल्टा V। तो ये W को निकालने का फॉर्मूला है, तो ये W को निकालने का फॉर्मूला है P इंटू में डेल्टा V, मतलब प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो ये वर्क को निकालने का फॉर्मूला है कि P इंटू में डेल्टा V। प्रेशर कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, क्योंकि गैस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, और ये वाला प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका आप इंटीग्रेशन नहीं करते होते, इसलिए अपन इसको यहां से क्या किया था, बाहर निकाला था। अंदर बचेगा DV, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2, सारा सेम। DV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा V, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट क्या आ रही है V2 आ रही है। उसके बाद इसको अगर आप ओपन करते हैं तो वॉल्यूम की अपर लिमिट क्या आ रही है V2, माइनस में वॉल्यूम की लोअर लिमिट क्या आ रही है V1, V2 माइनस V1 फिर क्या बनेगा डेल्टा V बनेगा। तो ये वर्क को निकालने का फॉर्मूला है कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P एक्सटर्नल इंटू में साथ में क्या आएगा डेल्टा V। तो ये वर्क को निकालने का फॉर्मूला है। तो ये तो था वर्क का मीनिंग क्या होता है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। और वर्क के लिए आप दो साइन भी यूज करते हैं, या तो आप यूज करते हैं प्लस का साइन, या फिर आप यूज करते हैं माइनस का साइन। IUPAC ने दो कन्वेंशन दी हुई है। IUPAC मतलब केमिस्ट्री की एक यूनियन है, उसने कुछ रूल बना रखे हैं, उन्हीं रूल्स को ही फॉलो करना है, आप अपनी तरफ से कोई चेंज उसमें नहीं कर सकते। अब रूल क्या बना रखे हैं वर्क के लिए, दो कन्वेंशन मतलब बना रखे हैं, मतलब दो रूल बना रखे हैं। ये हुआ क्लियर यहां तक, ये तो था सारी डेरिवेशन। अगर अपन दो रूल्स की बात करें, IUPAC ने वर्क के लिए क्या क्या रूल बना रखे हैं, IUPAC ने वर्क के लिए क्या क्या रूल बना रखे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है इसमें IUPAC कन्वेंशन फॉर वर्क, IUPAC कन्वेंशन फॉर वर्क। फॉर्मूला ये वाला है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि W का फॉर्मूला अपन ने क्या डिराइव किया था P एक्सटर्नल, और साथ में क्या आ जाएगा इनटू में डेल्टा V। तो ये वर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद पढ़ते हैं कन्वेंशन, उसके बाद पढ़ते हैं अपन कन्वेंशन की IUPAC ने क्या क्या कन्वेंशन बता रखी है। दो कन्वेंशन है, फर्स्ट आता है इफ वर्क डन
बाय द सिस्टम, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम मतलब जो सिस्टम है अपने पास, सिस्टम में क्या है, गैस है, मतलब गैस खुद वर्क करेगी। बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम खुद वर्क करेगा, गैस खुद वर्क करेगी। अगर गैस खुद वर्क करेगी तो गैस फिर क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। अगर गैस खुद वर्क करेगी तो पिस्टन कहां मूव करेगा, ऊपर। अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। या इसको बोलते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और जब भी एक्सपेंशन की बात होती है फिर आप साइन यूज करते हैं माइनस का, फिर आप साइन यूज करते हैं माइनस का। माइनस साइन मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। वर्क प्लस या माइनस में नहीं होता। माइनस साइन क्या बताएगा, प्लस साइन क्या बताएगा। माइनस मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो बाय द सिस्टम के लिए अपन साइन का यूज करते हैं माइनस का। ये आईयूपीएसी ने डिसाइड किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो W का फॉर्मूला अपन ये वाला पढ़ा था कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इनटू में साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा V। और अगर मान लो बात हो रही है बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम के लिए फिर अपन साइन का यूज करेंगे माइनस का, तो यहाँ पे लगा दो माइनस। तो ये फॉर्मूला बनेगा अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, फिर फॉर्मूला अपन यूज करेंगे ये वाला। और माइनस साइन क्या बताएगा, गैस इसमें क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। माइनस में वर्क नहीं होता, वर्क प्लस में भी नहीं होता। माइनस साइन की एक सिग्निफिकेंस है, प्लस साइन का भी एक सिग्निफिकेंस है। तो माइनस साइन क्या बताएगा, गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। अगर अपन सेकंड कन्वेंशन देखें, सेकंड आता है इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। सेकंड आता है इसमें इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब आप इस सिस्टम के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर आप सिस्टम के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पिस्टन धीरे 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 कहां मूव करेगा, नीचे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो पिस्टन है, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसके ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया। अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पिस्टन ये वाला धीरे 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 कहां मूव करेगा, नीचे। अगर पिस्टन नीचे मूव करेगा तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अब गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। उसको बोलते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन, उसको बोलते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन, उसको बोलते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन। तो ये वर्क ऑफ कंप्रेशन। और जब भी बात होती है ऑन द सिस्टम तो फिर वर्क का अपन साइन यूज करते हैं प्लस का। वर्क के लिए अपन क्या साइन यूज करते हैं, प्लस का। और फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम के लिए अपन साइन का यूज करते हैं प्लस, बाकी फॉर्मूला सारा सेम चलेगा कि P एक्सटर्नल इनटू में साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा V। तो ये बनेगा फॉर्मूला। तो प्लस साइन क्या बताएगा, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। और माइनस साइन क्या बताएगा, गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो ये आईपीएसी कन्वेंशन है कि आईपीएसी ने क्या बता रखा है। तो ये था वर्क के बारे में कि वर्क का मीनिंग क्या होता है। और दो इसकी कन्वेंशन है कि कब आप साइन यूज करते हैं प्लस का और कब आप साइन यूज करते हैं माइनस का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इसमें वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ये नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो यहां तक इसमें हुआ क्लियर। तो नेक्स्ट आता है इसमें वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और स्टार्ट करेंगे अपन इसी फॉर्मूला से कि W इज इक्वल टू P डेल्टा V। इसी से स्टार्ट करेंगे। तो P मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है इसमें वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर यहाँ पे अपने क्या रखना है, कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, जो क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, उनको बोलते हैं रिवर्सिबल, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। एक्सपेंशन मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। और एक्सपेंशन के लिए सर अपन साइन क्या यूज करते हैं, W का नेगेटिव माइनस साइन यूज करते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला अपने पीछे क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, या बोल दो dV बोल दो। डेल्टा मतलब चेंज हो रहा है, dV भी क्या होता है, चेंज होता है। तो यहां लिख दिया अपने
P इंटू में डेल्टा V, और ये वाला प्रेशर कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सपेंशन मतलब साइन अप कौन सा यूज करेंगे, माइनस का, इसलिए यहां पे लगा दो माइनस। इसका इंटीग्रेशन, लिमिट वही है सारी सेम, अपर सॉरी लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट क्या आ रही है V2। बात हो रही है आइडियल गैस की। अब आइडियल गैस क्या होती है कि जिस गैस के मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होती, मतलब जिस गैस के मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। बट रियल में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। सारी गैसेस जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितने भी गैसेस है वो सारी होती है रियल गैसेस होती है। अब हर एक गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट काफी कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल जीरो नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई गैस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती उसको बोलते हैं आइडियल गैस। बट रियल में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती, एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है। और आइडियल गैस क्या करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को, इसके लिए आप एक इक्वेशन पढ़ते हैं उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पहले इसके ऊपर पूरा चैप्टर होता था। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। यहां से अगर अपन निकालते हैं P, तो P किसके इक्वल आ जाएगा, nRT डिवाइड में क्या आ जाएगा V। तो यहां से क्या आ जाएगा nRT डिवाइड में V। अब P की जो ये वाली वैल्यू है, P की जो ये वाली वैल्यू है, इसको पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पुट कर दो। अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं इसके बाद। तो इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, माइनस वैल्यू क्या आ रही है nRT डिवाइड में V। nRT डिवाइड में क्या आएगा V, और इंटू में साथ में क्या आ जाएगा dV, इंटू में साथ में क्या आएगा dV। लिमिट V1 से V2, लिमिट सेम चलने दो, ये V1 और ये V2। अपने पास मान लो वेसल है, वेसल में मान लो एक गैस है। अगर वेसल में गैस है, ऊपर से पिस्टन बंद है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो वेसल है, इसमें गैस है, ये पिस्टन से ऊपर, ये ऊपर से ये क्लोज्ड है, ये गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, ये फिक्स, ये वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो गए, फिक्स हो गए। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, फिक्स हो गए। आर होता है गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। टी, इसमें अपने क्या रखना है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो टी इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब एन भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, टी भी फिक्स है, तो ये तीनों टर्म्स ही क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। और जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसका अपन इंटीग्रेशन नहीं करते होते, तो एन आर टी इसको ले आओ बाहर, nRT इसको ले आओ बाहर, तो माइनस nRT इंटीग्रेशन, अंदर फिर क्या बचेगा dV, और नीचे क्या बचेगा V। लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। अपर लिमिट क्या आएगी V2, dV बाय V। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग V होता है। dV बाय V, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग V होता है। तो यहां से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस nRT ln। ln मतलब नेचुरल लॉग, साथ में क्या लिखेंगे V। लिमिट वही रखो V1 से V2, लिमिट सारी वही है V1 से V2। इसके बाद फिर से वही आएगा, ये W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस nRT। वॉल्यूम की अपर लिमिट क्या होती है, वॉल्यूम की अपर लिमिट क्या है V2, माइनस में वॉल्यूम की लोअर लिमिट क्या आ रही है V1। मैथ का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, log A माइनस log B। log A माइनस log B, उसका फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log A बाय B होता है, log A बाय B होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, log A बाय B। इसको मतलब इसको अपने मान लिया A और इसको अपने मान लिया B, और फॉर्मूला ये फिर क्या बनेगा, log A माइनस log B। और log A माइनस log B का फॉर्मूला क्या होता है, log A बाय B होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, log A बाय B होता है। तो यहाँ पे अगर आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो माइनस nRT, उसके बाद ln आएगा, और log A माइनस log B का फॉर्मूला log A बाय B होता है। मतलब A और B को आपस में डिवाइड कर दो, A अपने क्या माना हुआ है V2, B अपने क्या माना हुआ है V1, तो V2 और V1 को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये V2 बाय क्या हो जाएगा V1। और जब भी आप इस ln को log की फॉर्म में लिखते हैं, अगर आप इस ln को लिखते हैं log की फॉर्म में, तो ये लिख दिया log की फॉर्म में, V2 बाय में क्या आ जाएगा V1,
तो यहाँ पे आप इस r को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। अगर आप इस ln को log में चेंज करते हैं तो r को मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो इस r को मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से, n सेम, r भी सेम, t भी सेम। तो ये फॉर्मूला बनेगा कि w इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 में क्या आएगा V1 आएगा। तो ये वर्क को निकालने का एक्सप्रेशन है। और माइनस साइन क्या होता है, इसमें गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो ये तो था सारा वर्क के बारे में कि वर्क का मीनिंग क्या होता है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3, तो जिसमें वर्क के बारे में सारा डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो उसमें स्टार्ट करेंगे हीट वाला पार्ट कि हीट का मीनिंग क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।